मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारा 9वां पाठ जो है जब तक जिंदा रहो लिखता रहो, ये पाठ जो है विश्वनाथ तिवारी जी का, ये पत्र विधा जो ये साक्षात्कार विधा है, हमने पढ़ाना शुरू किया है। और हमारे जो लेखक है वो अमृतलाल नागर जी की मुलाकात ले रहे हैं और उन्हें सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने आरंभ कहाँ से किया लिखने का, और उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो लिखावट की है, जो लिखने में, जो उपन्यास कविता में दया का भाव दिखाई देता है, वो कहाँ से दिखाई देता है। ये सब प्रश्न पूछने के बाद लेखक ने बहुत ही, हमारे जो अमृतलाल नागर जी है उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि उनके जीवन में कौन कौन से लेखक थे, इनके बारे में उन्होंने जो कहानियाँ पढ़ी हैं, और पारिवारिक संस्कार के कारण उनके मन में दया के भाव जागृत हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है यहाँ पे कि जो सामाजिक आंदोलन में भाग लेने के लिए उसके पिताजी ने उसे मंजूरी दी थी, लेकिन राजनीतिक या अन्य आंदोलन में उसे हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मनाही की है। और इस तरह से वो प्रश्न उत्तर के रूप में ये पाठ हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे लेखक ने जो है, लेखक तिवारी जी, उन्होंने हमारे अमृतलाल नागर जी से सवाल किया है यहाँ पे कि नागर जी, आप अपने समय के कौन कौन से जो लेखक है उसके संपर्क में आए हैं, वो उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं। चलो हम आगे शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 84 ऊपर देखो, उन्होंने सवाल किया कि आपके समकालीन यानी कि आपके समय में कौन कौन से लेखक हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो, अमृतलाल नागर जी कहते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। उन्होंने कहा ये सब मेरे समकालीन लेखक हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे आजानुबाहु थे। वे आजानुबाहु का मतलब क्या है कि जिनके हाथ जो है वो घुटने से लंबे हैं। वैसा देखा जाए तो हमारे हर एक के हाथ जो है वो घुटनों से थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ जो है वो घुटनों से नीचे होते हैं। उसे क्या कहते हैं, आजानुबाहु कहते हैं। ओके, तो उनके हाथ घुटनों से लंबे थे और वो ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। सनी का मतलब गीली मिट्टी, खून से रंगी हुई जो गीली मिट्टी है, अपन त्याला ओली माती म्हणतो ना, ओली माती। तो गीली मिट्टी वो हमेशा अपने साथ रहते थे, साथ में रखते थे। अभी ये तुम्हें पता है ना कि जालियनवाला बाग का हत्याकांड भी बहुत ही फेमस है, मशहूर है। देखो, ये हृदय को बहुत दिल कांपने वाली ये बात है कि यहाँ पे देखो, जनरल अमृतसर में है, जालियनवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर में है। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो लोगों को उन्होंने बनाया है, और उसमें देखो उन्होंने क्या कहा कि रॉलेट एक्ट था, कौन सा, कि किसी को भी उठाकर वो जेल में भेजते थे। और अभी उसी समय उन्होंने देखो, उनका जो लीडर था जनरल डायर, उन्होंने जालियनवाला बाग में सबको बुलाया है और बेछूट ऐसी गोली मार की है, और उसमें से बहुत सारे, कम से कम 400 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वहाँ पे उनका देहांत हो गया, मृत्युमुखी हो गए हैं, और उनकी खून से वो मिट्टी गीली हो गई है। और उस गीली मिट्टी को उन्होंने क्या किया है, अपने जेब में, वो मिट्टी को अपने एक पुड़िया बांधकर अपने जेब में वो रखते थे। ओके, 1931 से 47 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। अभी उन्होंने आगे का क्वेश्चन किया है, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं। पुराने साहित्यकार है, कबीर जी है, सूरदास है, रहीम है, वो साहित्यकार है, संत भी है, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छे साहित्य भी लिखा है। तो आप किसको अपना आदर्श मानते हैं। तो उन्होंने कहा है, तुलसीदास को तो मुझे गुट्टी में पिलाया गया है। गुट्टी में, अभी ये गुट्टी क्या होती है, जो नवजात शिशु होता है, बालक होता है, उसके पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए उसे दवाई देती है। हाँ, उसे देखो, एक शिशु की दवा होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी बादाम जो होता है उसे जो पत्थर होता है उस पर घिस कर देते हैं, या हम कभी कभी जायफळ, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, वो देते हैं, या कोई ऐसी गुट्टी रहती है जिनमें बहुत सारे तत्व होते हैं, उसे वो क्या करते हैं, पत्थर पर घिस कर उसे बच्चों को मुंह में ऐसे डालते हैं। तो गुट्टी जो है वो उसे कहा गया है जिससे बालक तंदुरुस्त होता है।
शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है और बीमारियों से दूर रहता है। तो उन्होंने कहा है कि तुलसीदास के जो दोहे हैं, तुलसीदास के जो चौपाई है या तुलसीदास के जो भी श्लोक है उसको मुझे पिलाया गया है, यानी कि बचपन से मुझे वो संस्कार दिए गए हैं। और देखो बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, यानी कि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने बहुत बड़ी रचना की है, उस रचना के निर्माता कौन है? रामचरितमानस तुलसीदास ने निर्माण किया है, लिखा है, राम के प्रति उसके मन में जो प्रेम था उसे प्रकट किया है। और उन्होंने क्या बताया, देखो मुझसे पढ़वा कर सुनते थे और श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। उनका श्लोक यानी कि जो स्तुति पर उनके जो गीत है उसे वो क्या करते थे, ऐसे जोर जोर से इसे सुनवा कर लेते थे और इसके लिए मेरी भी बायात हो गई। ओके, आगे देखो उन्होंने क्या बताया है कि नागर जी आपने खंजर नयन में सूरदास के चमत्कारों को बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? अभी देखो उन्होंने एक रचना की है, कौन सा? खंजन नयन, नयन का मतलब नेत्र, चक्षु, आंख। ओके, और उन्होंने कहा है खंजन, खंजन का मतलब क्या है? अंधा, अंधा व्यक्ति जो होता है। तो उसे कहा है कि सूरदास जो है वो अंधे थे, तो उन्होंने बहुत चमत्कार किया, ऐसा आपने विस्तार से रूप से लिखा है, विस्तार यानी कि बहुत बड़े रूप में वर्णन किया है, तो क्या इन पर आपका कोई विश्वास है आपका? तो नागर जी ने उत्तर दिया, देखो नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणी कभी कभी बहुत सच होती है। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांतर थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। बहुत ही सुंदर तरीका से उन्होंने कहा है। सूरदास जी ने बाल कृष्ण के बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है कि सजीव वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया, हम देखते हैं उसका वर्णन कर सकते हैं। तो सूरदास अंधे थे, फिर उन्होंने ऐसा किया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सच्ची में ऐसा किया होगा या उसने देखा होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो ये सूरदास जो है उन पर विवाद है कि सूरदास जी जन्मांध थे या 10-12 साल में या 5-6 साल में उन्हें कोई आंखों की बीमारी लगी और वो अंधे हो गए। इसके बाद में विवाद है, अभी पता नहीं है कि सच्ची में वो जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध यानी कि जन्म प्लस अंध, इसमें कौन सी संधि है? जन्म प्लस अंध स्वर संधि है इसमें। ओके, तो देखो उन्होंने कहा है, सवाल किया है कि देखता कौन है, आंख देखता है या मन देखता है? मैं तुम्हें सवाल करती हूँ कि हम आंखों से देखते हैं या मन से देखते हैं? बोलो, आंखों से देखते हो। अभी तुम मुझे आंखों से देख रहे हो ना, और मैं तुम्हें मन से देख रही हूँ। बात समझ में आई? तुम मुझे आंखों से देख रहे हो क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। मैं तुम्हें बिना देखे ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे हर एक विद्यार्थी मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उसे पढ़ा रही हूँ, उसे सिखा रही हूँ। तुम अपने आंखों से मुझे देखते हो, मैं अपने मन की आंखों से तुम्हें देखती हूँ। बात समझ में आई? तो देखो हम आखिर में देखता कौन है? हमारी आंखें जो है ना, वो दृश्य स्वरूप जो भी हमारे दिखाई देता है वो उसे हम देखते हैं। और मन क्या करता है? काल्पनिक दृश्य देखता है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा कि चलो हम लोग कश्मीर के घाटी में चले जाते हैं, तुम्हारे सामने कश्मीर की घाटी आ गई, वहाँ पे बहुत बर्फीले पहाड़े हैं, तुम्हारे सामने वो पहाड़ आ गई, और वहाँ पे सेब यानी कि सफरचंद, एप्पल, उनके कतारे हैं, रंग बिरंगे ऐसे गुलाबी, लाल, सुनहरे रंग के एप्पल जो है वो वहाँ पे उसके कतारे हैं, तुम्हारे सामने सब कुछ आया। यानी कि तुम हो यहाँ पर, लेकिन मन की आंखों से कहाँ पहुँच गए? कश्मीर में पहुँच गए। ठंडी बहुत लग रही है, वहाँ पे बर्फ गिर रहा है, कितना सुहाना मौसम है, हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करने लगे। एक जगह पर बैठकर हम कश्मीर में जाके वहाँ के वातावरण को हम महसूस कर रहे हैं। तो लेखक ने हमें सवाल पूछा है कि देखता कौन है, आंखें या मन? तो आंखें जो है वो जो हमारे दृश्य स्वरूप है वही देखता है, लेकिन असली देखने वाला हमारा मन होता है, जो एक जगह पर बैठकर भी दुनिया की सैर कर सकता है। और इसलिए किसी ने ठीक कहा है कि मन के घोड़े पर बैठकर बिना खर्चे हम दुनिया की सैर कर सकते हैं। तो हमारा देखने का तरीका आंख जो है, लेकिन आंख माध्यम है, लेकिन सच्ची में देखता कौन है? हमारा मन देखता है। ओके, आगे देखो,
आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? सार्थकता यानी कि आपने जो लिखा है, उपन्यास, कहानियां, जो भी लेखन किया है, आपको लगता है कि उपयोगी है? उसका कभी निरीक्षण किया है, परखा है, उसे जांचा है कि आपको कैसा लगता है कि आपने ये कैसे लिखा है? तो उन्होंने आंसर दिया, देखो, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। मेरे पास बहुत सारे पत्र आते हैं जिन्होंने मेरे पाठ को पढ़ा है, अगर उन्हें अच्छा लगा, कुछ बदलाव करना है तो क्या है, वो लिखते हैं, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देते हैं, और तब मुझे पता चलता है कि में जो उपन्यास है, कहानियां जो मैंने लिखी है, वो कहाँ तक अच्छी है या उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो मुझे पता चलता है। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मौका मिलने के अवसर मिला। अभी उन्होंने कहा कि आपने भ्रमण बहुत किया है। भ्रमण यानी कि घूमना। हमें घूमना चाहिए। क्यों घूमना चाहिए? उनसे दो बातें महत्वपूर्ण होती है, हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एक, हमारे मनोरंजन के लिए कि हम वहाँ पर जाकर हमारा मनोरंजन होता है। हमारे एक जगह से हम रह कर हमें कभी कभी आलस्य आ जाता है, या हम ऐसा लगता है कि कहीं बाहर घूम के आए, मन को तरोताजा करें, तो मनोरंजन के लिए। और दूसरा है ज्ञानवर्धन के लिए। हम जिस जगह घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग और वहाँ का खान पान, उसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है, और इसके कारण हमें ज्ञान को हासिल करने के लिए भी भ्रमण करने की आवश्यकता है। तो वो कहाँ गए? देखो, पेशावर, अभी ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का में एक जगह है, तो पाकिस्तान से लेकर वो कन्याकुमारी गए और बंगाल से लेकर वो कश्मीर तक गए हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि मुझे हर जगह कैरेक्टर, चरित्र मैंने देखे हैं। वहाँ पे जिन जिन लोगों से उनके साथ मुलाकात हो गई, उनका चरित्र कैसा है, उन चरित्र का उन पर किस तरह का प्रभाव होता है, उसे देखा है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई तो अच्छे गुण होते ही रहते हैं। तो उनका कैरेक्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है कि उनका कैरेक्टर किस तरह से है। जीवन में कैरेक्टर का बहुत महत्व है, उन्होंने जाना है। और मनोवैज्ञानिक कहाँ है? मनोविज्ञान जो होता है, यानी कि उसका भाव विश्व कैसा था। उसके बाद देखो, मन का चित्त, उनके मन में कौन कौन से भाव आते हैं, ये सब हमें पता चलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान में रखो कि हमें भ्रमण करना चाहिए, ताकि हमें दूसरों के जीवन के बारे में पता चलता है, और पता होना भी चाहिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उसके बाद देखो, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा, अगर दिल से पूछे तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो है राम विलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर से पढ़ूंगा। शायद उन्हें वो बहुत अच्छा है, लगता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर वो मुझे मिला, कौन सा? देशी और विलायती, ये अगर मुझे मिला तो मैं फिर से पढ़ूंगा। जैसे हमें कैसा लगता है कि कोई फिल्म अच्छी लगी, हम उसे बार बार देखते हैं, तो वैसे उन्होंने कहा है कि अगर वो मुझे मिला तो मैं दोबारा पढ़ूंगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियों में। बदलते हुए समाज, हमारा समाज जो है वो बदल रहा है, विकसित हो रहा है, तो हर एक टप्पा जो है वो अलग अलग है, तो उनके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहानियां बताई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। अभी ये दोनों लेखक जो है वो रूसी लेखक है। दोनों लेखक कौन से हैं? रूस के हैं, महान लेखक है। तुम्हें पता है ना, अंतोन चेखव गए साल का मेरे ख्याल से जूलिया ये लेसन उन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा था वो। हाँ, तो टॉल्स्टॉय, ये दो लेखक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनको प्रिय लगते हैं। तिवारी जी पूछते हैं, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। पत्र संकलन करना यानी कि एकत्रित करना, संगठन करना। हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है, यानी कि मैंने पत्रों को मेरे पास संगठन किया, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, अव्यवस्थित हो गए वो। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठा किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। अभी उन्होंने कहा है कि मुझे लेखन के लिए हर एक जाति और जो धर्म है, रिवाज के लिए इकट्ठा उसे कुछ लिखना है, तो उसके लिए
जो भी उसे लिखना है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए। सत्यता कौन बताएंगे? अभी हम यहाँ पे रहकर तो हम बता नहीं सकते कि सांगली सातारा के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, सांगली और सातारा के लोगों के साथ मिलना चाहिए, वो किस तरह से जीवन बिता रहे हैं उसे हमें देखना चाहिए, और देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि वो किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं और उसे अपने लेखन में लिखना है। तो कुछ लिखने के लिए उसके रीति रिवाज के बारे में जानना जरूरी है, और जानने के लिए वहां पे हमें जाना पड़ेगा, तो उसे घूमना पड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि देखो, बड़े बूढ़े से सुनना भी पड़ेगा कि उनके जीवन की कहानियां कौन सी थी, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में अनुभव किया है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि गदर के फूल के लिए तो मुझे बहुत लोगों से मिलना पड़ा, क्योंकि गदर के फूल जो है उनका लेखन जो है बहुत प्रिय हो गया था, लोकप्रिय हो गया था, और उनके लिए भी उन्हें सच्चाई लिखने के लिए लोगों से मिलना पड़ा है। नागर जी, हाँ बहुत तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है, यानी कि क्षेत्र कार्य, बराबर है ना? हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। अभी उन्होंने क्या कहा? नाचो बहुत गोपाल, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि ऐसी बस्ती में जाना पड़ा है जो सफाई कामगार होते हैं, उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी लिखने के लिए उनके अनुभवों को लिखना जरूरी है, तो लेखक वहां पे गए हैं, उनके रीति रिवाज कैसे वो जाने हैं। देखो, हर एक व्यक्ति, हमारा भारत देश की विशेषता क्या है? विविधता में एकता। तो हमारे भारत देश में हर एक जो गांव है या कस्बे हैं, शहर है, उनका वातावरण, रहने का जो उसकी वेशभूषा जो है, खान पान है, वो सब अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है। तो इसके लिए वहाँ पर उनके रीति रिवाजों को जानना बहुत आवश्यक है। तो वहाँ पे लेखक गए हैं, उन्होंने वहाँ पे बस्ती की है, रहे हैं, उनके जीवन को बारीकी से पहचाना है, और फिर उन्होंने क्या किया है? अपने लेखन में लिखा है। अगर मुझे आश्रम के बारे में, वृद्धाश्रम के बारे में लिखना है, तो मैं घर पे बैठे वृद्धाश्रम के बारे में नहीं लिख सकती हूँ कि हाँ वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं। मुझे वृद्धाश्रम में जाना है, उनके साथ पल बिताने हैं, उनके कहानियाँ सुननी है, किसके कारण वो वहाँ पे आ गए, वृद्धाश्रम में उसे भर्ती किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद मैं क्या करूँगी? वृद्धाश्रम के बारे में लेख लिखना शुरू करूँगी, क्योंकि सच्चाई पर तो आधारित होनी चाहिए, मन की कल्पना नहीं है, ये कोई काल्पनिक निबंध नहीं है। पर इसके लिए लिखते समय लोग उसे पढ़ने वाले हैं, तो अनावश्यक बातों को टालना है, आवश्यक बात जो है सत्यता के आधार पर लिखना है, इसलिए घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी घूमा हूँ और मुझे सब कुछ हासिल हो गया है। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ता है। मन की गति आगे तक है, प्राणों को वहां तक खींचना पड़ता है। देखो, उन्होंने कहा है कि प्राण और मन अलग अलग है और मन की गति आगे तक है। मैंने पहले ही बता दिया कि तुम यहाँ पर बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन, कक्षा में तुम बैठते हो, टीचर सिखा रही हो, तुम्हारी आंखें जो है वो टीचर पर है, ब्लैक बोर्ड पर है, टीचर के हाथों में किताबें हैं उस पर है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि तुम किसान पर ही, तुम टीचर पर ही देख रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और है। हो सकता है तुम्हारा मन में दूसरे विचार आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मन और प्राण दोनों अलग अलग है, मन की गति आगे तक है, हम बैठे बैठे कहाँ तक भी हमारा मन घूम फिर कर हमारे पास फिर से आ सकता है। प्राणों को वहां तक खींचना पड़ता है, प्राणों को वहां तक आना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन की संस्कार रंगते हैं। हमारे जीवन के जो संस्कार है वो मन से रंगते हैं। पहले विचार हमारे मन में आते हैं, मन में विचार आने के बाद हम मुख के द्वारा उन्हें बाहर निकालते हैं। तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, वो तो निर्मल होता है, निर्मल। अभी यहाँ पे कौन सी संधि है? निर्मल, नी, विसर्ग और मल, ये कौन सा विसर्ग संधि है? ओके, तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि मन प्राण से ही सत्ता है। मन जो है वो प्राण से, देखो हमारा शरीर जो है, मन अपना शक्तिशाली होना चाहिए। हाँ, ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है प्राणों के बिना नहीं चलेगी। हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे तो हम किसी लायक नहीं है, हम लाश बन जाते हैं। हमारे मन में जब प्राण होता है
तभी हमारा जीवन जीवन होता है। तो हमारा जो मन है वो प्राणों में रहता है, लेकिन प्राणों से अलग है और प्राण से ही सत्ता है, ऐसा वो बताना चाहते हैं। तो हमारे मन को भी हमें संभालना है और प्राणों की भी हमें रक्षा करनी है। सूर्य में आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ, सूर्य ने के सूर्यदास, सूर्य ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बन जाते हैं। इंट्यूटिव यानी कि अंतर्मन बन जाता है। हमारा प्राण जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है, मन, हम किसी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उस पर ही फोकस करते हैं, तो हमारा मन अंतर्यामी बन जाता है। इसके लिए देखो, बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो पहाड़ों पर जाते थे, जंगल में जाते थे और वहाँ पे बैठते थे और सिर्फ जय शु, ओम नमः शिवाय ऐसा करते थे। पूरा की पूरा ध्यान जो है वो उसी पर ही टिका हुआ रहता था। तो अंतर्यामी, अंतर्मन वो बदल जाते थे। अभी उन्होंने कहा है कि देखो, सूरदास ने कहा है कि 10 दिशाओं में मेरा नेत्र, मेरा मन देखता है। अभी वो अंधे थे, फिर देखते कैसे थे? अपने मन की आंखों से। अभी 10 दिशाएं कौन सी है? हमारी मुख्य दिशा कौन से है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। उपदिशाएं कौन सी है? 4, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य और आग्नेय, ये हमारी 4 उपदिशाएं हैं। और ऊपर यानी कि आकाश और पाताल, ये 2 दिशाएं हैं, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि कुल मिलाकर 10 दिशाएं हैं। तो उन 10 दिशाओं को बिना आंखों के भी हम देख सकते हैं, हमारे मन की आंखों से हम जा सकते हैं वहां पे। तो उन्होंने बताया कि मैं नेत्रहीन होने के बावजूद भी मैंने उसे देखा है, क्योंकि प्राण शक्ति जब एक जगह पर टिकी रहती है तब उसमें एक अंतर्मन तैयार हो जाता है। तुम्हारा अगर पढ़ाई करते समय तुम्हारी पूरी शक्ति उसमें लगा दो, आंसर तुम्हारा जल्दी बाहर हो जाएगा, लेकिन हमारा मन अस्वस्थ रहता है, थोड़ा आधा ध्यान यहाँ पर आधा वहाँ पर, इसके लिए हम पूरी तरह से एकाग्रता से नहीं रह सकते हैं। नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया, लिहाज न कराने के ध्यान में नहीं रखा, और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला है, आपने हमें बहुत समय दे दिया है। ऐसा देखा जाए तो आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप स्वस्थ भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमने आपका बहुत समय ले लिया है। शायद ऐसे गिल्टी महसूस कर रहे हैं हमारे तिवारी जी और उससे कह रहे हैं। तो नागर जी कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन सी आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी का देहांत हो जाने के बाद मुझे अकेलापन महसूस हुआ। ये तो बहुत हमें दिल को चोट लगने वाली बात है कि जब पति पत्नी में से किसी और की मृत्यु होती है, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बिना हम अधूरे रह जाते हैं। पति पत्नी का तो रिश्ता ऐसा है वो अर्धांगिनी होते हैं, उस आधा अंग चला जाता है जब पत्नी का देहांत होता है या पति का देहांत हो जाता है। तब यहाँ पे उन्होंने महसूस किया है कि पत्नी के देहांत के बाद मुझे अकेलापन महसूस हुआ, टूटन से महसूस हुई, मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा सब कुछ सपने जो वो टूट गए हैं। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में मैंने लिखने का सहारा लिया, क्योंकि उसके सिवा मुझे दूसरा कोई चारा नहीं था, दूसरी कोई मुझे मेरे सामने कोई राह नहीं थी, और उन्होंने पूरा फोकस जो है वो लिखने पर दिया है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लिखने के सिवा मेरा और दूसरा कोई चारा नहीं है। तुम लोग यह मानाओ कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो, यानी कि तुम मुझे ऐसी शुभकामनाएं दो, मुझे ऐसे बताओ, मुझे सहायता करो कि जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं लिखता रहूं, यानी कि जीवन के अंत तक मैं लिखता रहूं। यहाँ पे बहुत ही देखो, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि जो कार्य हमने हाथ में लिए हैं उस कार्य को हमें जीवन के अंत तक करना है। हम शिक्षक हैं, हमें भी क्या करना है। अभी लेखक ने कहा है कि मैंने पढ़ा है, हमें भी पढ़ना चाहिए कि तुम्हें ज्ञान देने के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो हमें ज्ञान देने के लिए, लेने के लिए हमें पढ़ाई की आवश्यकता है। तुम्हें भी पढ़ाई की आवश्यकता है, समाचार पत्र पढ़ो और भी पत्रिकाएं पढ़ो, जो अच्छे तुम्हारे लिए जो ज्ञानवर्धक है वो सब कुछ तुम्हें पढ़ना चाहिए। देखो, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से कहा है कि हमारी दिनचर्या भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम घूमना जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घूमने से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी हो जाती है। ये सब बातें जो है बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अमृतलाल नागर जी ने सुंदर तरीके से हमें बताई है, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने उनकी इंटरव्यू ली है और उनके माध्यम से उनके अमृतलाल नागर जी के जीवन के बारे में हमें
उनका जो विचार है या उन्होंने लेखन कार्य कैसे शुरू किया, अंत तक उसे कैसे निभा रहे हैं, उसके बारे में हमें बताया है। ओके, हमारा लेसन यहाँ तक खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वो समझ में आया होगा। अभी हम आगे कृति देखेंगे, उसे तुम्हें नोटबुक में लिखनी है। नागर जी के समकालीन साहित्यकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, माधव शुक्ल, प्रेमचंद, शरद चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बहुत सारे हैं, तुम्हें उसमें से 4 लिखने हैं। आगे देखो, कार्य। आलोचक का कार्य क्या होता है कि समीक्षा करना, और रचनाकार का कार्य क्या है, रचना करना। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक टॉल्स्टॉय और चेखव। आगे देखो, एक शब्द में उत्तर लिखिए। नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा। नागर जी के प्रिय आलोचक कौन है, पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखक। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। कौन से रचना के लिए, गदर के फूल। नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल था। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो, तद्धित शब्दों का मूल शब्द और कृदंत शब्दों का मूल शब्द हमें दिए हैं। तद्धित शब्द कौन सा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम जो है वो उसे पीछे कुछ लगकर वो प्रत्यय रूपी शब्द बन जाता है, उसे कहते हैं तद्धित। और क्रिया से जो प्रत्यय रूपी शब्द बनता है उसे कहते हैं कृदंत। अभी तक ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, तो आने के चांसेस बहुत ही कम है, 99% नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे लिखना है। अभी देखो यहाँ पे साहित्यिक, तो साहित्य ये मूल शब्द है और उसे इक लगा है, तो साहित्यिक बन गया है। ओके, विलायती, विलायत शब्द है और ई उसे लगाकर प्रत्यय रूपी शब्द बन गया है। ओके, आगे देखो, कृदंत शब्दों का मूल शब्द। अभी देखो, खींचाव। खींचाव में मूल शब्द कौन सा है, मूल क्रिया कौन सी है, खींचना, तो खींच ये उसका मूल शब्द हो गया। और लिखावट, लिख, ये जो है वो उसका मूल शब्द है। ओके, अभी देखो आगे, उचित जोड़ियाँ मिलाई। देसी और विलायती, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का ये रचना है। अपशकुन अमृतलाल नागर जी की है। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ओके, ना आगे अभिव्यक्ति में दिया है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखो। हमारे जीवन में वाचन का बहुत महत्व है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा है, वाचाल तर वाचाल। इसका मतलब क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है और इसके साथ साथ हमें आनंद की प्राप्ति भी होती है। मैंने यहाँ पे दिया है, तुम्हारे खुद के विचार भी तुम उसमें लिख सकते हो, तुम्हें ज़्यादा लगे तुम कम कर सकते हो, लेकिन इससे जो कृतियाँ जो है और ये जो है वो तुम्हें लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अभी जल्दी से ही हमारी स्कूल शुरू होने वाली है। फिर हम आपके हर एक बुक को हम जांच करेंगे। ओके, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।